आज मैं ये हेडिंग मैंने लगा दिया है इसमें, देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। चैप्टर में आगे बढ़ रहा हूं मैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बेंजीन। अब आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पता ही है, अगर जनरली हम देखें तो बेंजीन को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, ये बेंजीन हो गया। और अगर इसको ओपन करके लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे C6H6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी यहां पर ये जो है वो एक कार्बन है और ये कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात करें तो उसका ऑर्बिटल डायग्राम मैंने कैसा बताया आपको, उस पर देखिए ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है हर कार्बन का, जैसे मान लीजिए कि वो कार्बन कहता है sp3, तो आप याद रखिए इसमें कैसे बनेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये किया ऐसे, ये sp3 हो गया और थोड़ा ठीक से बना लीजिए, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये टेट्राहेड्रल हो गया। अगर मान लीजिए कार्बन आपका sp2 है, कुछ नहीं करना है, प्लेनर स्ट्रक्चर ये बन गया, ये कार्बन प्लेनर हो गया और इसमें क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, उसको भी बना लिया गया। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, यानी ये तीनों ऑर्बिटल जिस प्लेन में हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। अब हम इसी तरीके से कार्बन sp की बात कर रहे हैं, ये मैं बार-बार बताता हूं इसलिए क्योंकि ये ऑर्बिटल डायग्राम को समझने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये कार्बन sp अगर है तो कैसा होगा, ये देखिए ऐसा, ये लीनियर होता है और यहां पर ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल pz और ये हो गया py। तो ये आपके ऑर्बिटल डायग्राम है अलग अलग कार्बन के, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड sp हाइब्रिडाइज्ड। अब यहां पर जब बेंजीन का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम, अब देखिए ये ऑर्बिटल डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बेटा आपको मिलने लगेंगे। आपका जरूरी है कि आप पढ़ाई की तरफ ध्यान रखें, स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान रखें। देखिए अब जैसे ये मान लेते हैं ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ऐसा मैंने क्यों बताया है, इस बात को भी समझिए, बहुत आराम से सुनते चले जाइए, क्लियर होता चला जाएगा। ये कार्बन, ये सारे कैसे हैं, ये sp2 कार्बन है, तो ऑल आर द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब बेटा sp2 जो होता है वो कैसा होता है, वो प्लेनर होता है। तो जब प्लेनर होता है तो पूरी जो रिंग होगी वो एक प्लेन में रखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब जो बेंजीन है वो कैसा हुआ, एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन। अब देखिए यहां पर मैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम में जा रहा हूं, हर कार्बन के बारे में बात करता हूं। देखिए ये कार्बन है, ये अब आपको समझ में आ गए हैं कि sp2 है, ये यहां पर H है, ये यहां पर H है, ये यहां पर H है, ये H है, ये भी H है और ये भी H है। C6H6 जितने मैंने डॉट बनाए हैं ये कार्बन है। अब आप सोच रहे हो कि बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आपको आता है, लेकिन नहीं, ध्यान से देखिए, हर स्ट्रक्चर को देखने का नजरिया अलग होता है। जब आप उस नजरिए से देखेंगे तभी आप कंपटीशन के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। अब देखिए बेटा, अब यहां पर मैं इस कार्बन को बना रहा हूं, स्ट्रक्चर बनाते समय ध्यान रहे कि जब हमें प्लेनर बनाना है तो कुछ इस तरह हम बनाए जिसमें हमको वो प्लेनर नजर आए। देखो ये कार्बन मैंने बनाया, ये मैंने हाइड्रोजन के लिए जनरेट कर लिया ऐसा। अब देखिए ये कार्बन कैसा है, sp2, तो ये हुआ ऐसा, ठीक है, ये sp2 कार्बन हो गया। देखिए मैंने उठा के ये फूल जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एक तरीके का फूल हो गया, इस कार्बन को उठाया यहां रख दिया, ऐसे ही दूसरा कार्बन उठाया क्योंकि ये भी sp2 है, उसको यहां रख दिया, ऐसे ही फिर कार्बन उठाया ऐसे रख दिया, ये कार्बन उठाया, सभी बेटा कैसे हैं, sp2। कितना आसान है,
कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस पढ़ाई के लिए गंभीरता चाहिए। ये देखिए, ये सारे कार्बन जो है हमारे सामने बन गए, क्योंकि हर कार्बन कैसा है, sp2 है, हमने ऐसा बना लिया। अब देखिए, अब यहां पर हमें दिखाना है ये जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इस ऑर्बिटल को दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं, एक एक बात को सुनते जाइए। अब यहां मैंने ये बनाया इसकी, यहां पर देखिए, ये पीछे वाला है, इसलिए मैंने इसको इस तरह दिखाया। ये हुआ। अब इसी तरीके से इन कार्बन के बारे में देखिए, बहुत ध्यान से। ये सारे मैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डेवलप कर रहा हूं बेटा, ये सारे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, क्योंकि ये आगे वाले कार्बन के हैं, इसलिए मैंने उस चीज को हटा दिया जो पीछे है, जिसमें वो ना दिखाई दे। अब ये सब क्वेश्चंस जो जिस तरीके का मैं बता रहा हूं, इससे जितने भी क्वेश्चन जनरेट होंगे वो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने परपेंडिकुलर हैं, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, इनको एक खास नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम पाई ऑर्बिटल। पाई ऑर्बिटल का मतलब द ऑर्बिटल which are perpendicular to the plane, the orbitals which are perpendicular to the plane in which all atoms are present. तो ये जो है यहां पर पाई ऑर्बिटल। अब हम हाइड्रोजन को भी दिखा देते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये इसका ओवरलैपिंग एरिया, हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग एरिया, ये हाइड्रोजन। बहुत अच्छे से पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। यह हाइड्रोजन मैंने ग्रीन से दिखाया है, हो सकता है उसमें ग्रीन दिख रहा हो, लेकिन जो ये स्फेरिकल शेप में है यह हाइड्रोजन। अब देखिए यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये जितना ओवरलैप कर रहा है ये सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने, sp2
sp2 सिग्मा बॉन्ड। देखिए ये जो कार्बन कार्बन दिखाई दे रहा है ये sp2 सिग्मा बॉन्ड है। देखो बेटा इधर देखिए ये sp2 सिग्मा बॉन्ड, ये sp2 सिग्मा बॉन्ड, ये sp2 ऐसे ये sp2। तो 1 2 3 4 5 6 जो है ये सिग्मा बॉन्ड, यहां सिग्मा बॉन्ड, यहां सिग्मा बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड ये यहां पर दिखाया, इनको कहेंगे हम sp2 सिग्मा बॉन्ड। जो बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो sp2 सिग्मा बॉन्ड है। अब sp2s, ये जो कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये कितने sp2s कितने हैं 6। अब देखिए अब यहां पर ये जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन pz दिखाई दे रहा है, ये pz, ये pz जो है ये pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड perpendicular to the plane in which all atoms are present। जिस प्लेन में सारे एटम प्रेजेंट हैं, यानी अगर हम देखें कार्बन कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका मतलब सारे कार्बन sp2 है, तो एक इस प्लेन की तरह सारे कार्बन एटम और हाइड्रोजन सब इस प्लेन में है। ऑल द एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस प्लेन। और जो आपके ये pz है, ये pz कैसे है इस तरीके से perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, perpendicular to the plane। So these are orbitals which are present in perpendicular to the plane are known as pi orbitals। इनको हम कहते हैं पाई ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स which are present in pi orbital are known as pi electrons। यानी पाई ऑर्बिटल में, इन पाई ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जितने हैं सब पाई ऑर्बिटल हैं और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब पाई ऑर्बिटल्स कितने हैं 6। नंबर ऑफ पाई ऑर्बिटल 6, number of pi electrons also 6। इतनी बात को ध्यान से देखिए। और फिर देखिए इसमें अगर मैं इसी स्ट्रक्चर में, ये जो मैंने बनाया है, इसी में इस तरह बना लूं, ये कार्बन हो गया बेटा, ये कार्बन हो गए, और मैं सिर्फ यहां पर पाई ऑर्बिटल बनाने जा रहा हूं, ये पाई ऑर्बिटल। हमने सिर्फ पाई ऑर्बिटल यहां पर बनाए हैं बेटा। अब देखिए ये जो पाई ऑर्बिटल हैं इनकी ओवरलैपिंग के बारे में बात करते हैं। देखो ये दोनों इसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं, फिर ये पीछे वाले दोनों
एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। यानी अगर मैं कहूं पाई बॉन्ड के बारे में, यानी ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, तो यहां पर दिखाया मैंने ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। अब सोचिए इस बात को, जरा मेरी बात को सुनिए ध्यान से, तो एक कंसेप्ट दिमाग में जाएगा। ये वाला ऑर्बिटल कहता है, ये ऑर्बिटल ध्यान से देखिए बेटा, ये ऑर्बिटल जो है मेरा बेटा, ये ऑर्बिटल, ये जो pz ऑर्बिटल है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये पाई ऑर्बिटल है, वो क्या कहता है, अगर मैं इनके साथ करूं, अगर मैं इनके साथ ओवरलैप करूं, क्योंकि ये मुझसे कुछ दूरी पर है, तो मैं इसके साथ क्यों नहीं कर सकता, इसके साथ भी तो कर सकता हूं, इसके साथ जो पीछे है इसके साथ कर सकता हूं मैं। ये जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये है, तो मैं अगर इसके साथ करना है मुझे, तो इसके साथ क्यों नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, ये इसके साथ ओवरलैप करता है, इसके साथ भी करता है। तो ये क्या कहेगा, ये वाला ऑर्बिटल कहेगा अगर तुम इनके साथ करोगे तो मैं इनके साथ करूंगा। देखना बेटा, ये ऑर्बिटल क्या कहता है, ये ऑर्बिटल कहता है, इसको ध्यान से सुनिए, ये ऑर्बिटल कहता है कि अगर तुम इनके साथ ओवरलैप करोगे तो मैं भी इनके साथ करूंगा। तो ये क्या कहते हैं, तो ये क्या कहता है कि अगर तुम इनके साथ करोगे तो मैं इनके साथ करूंगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब हर पाई ऑर्बिटल एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, और जब ये ओवरलैप करेंगे तो कुछ ऐसी बात बनेगी। यानी क्या होगा बेटा, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। बीच में कार्बन हाइड्रोजन है, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पूरा और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में ये आपको कार्बन दिख रहे हैं। ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो कुछ ऐसे भी देखा जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मैं थोड़ा सा इसको कलर कर दे रहा हूं, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखिए। सोचो बेटा, पूरी बेंजीन रिंग के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखिए ये कह रहा है, ये कह रहा है बेटा कि जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज है। बेंजीन रिंग कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज। एक सेकंड जरा मैं इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज है बेटा, तो ये मान के चलिए
कि उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता, उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता, और अगर होगा तो क्या होगा, बहुत मुश्किल से होगा। यानी इसका मतलब बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स न्यूक्लियोफाइल से आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगे। चलिए मैं इसमें और डिस्कस करता हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों तरफ है, तो ये कैसा हो गया, बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज। Therefore, it is not attacked by nucleophile. न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे करते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगे। और इसीलिए आप बेटा देखोगे, जैसे मान लेते हैं हम क्लोरोबेंजीन की बात करें या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, उस पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आसानी से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बेंजीन इटसेल्फ इट्स इलेक्ट्रॉन रिच, और जब कोई इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उस पर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। तो पहला सवाल यहां से क्लियर हुआ कि बेंजीन जो है, बेंजीन में ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीशीज है, देयरफॉर इट इज नॉट अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल। ये इसके ऑर्बिटल डायग्राम से क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैं बात करता हूं यहां पर, तो इसीलिए मैंने यहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड लिखना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है वैसे तो 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली इट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इसीलिए आप देखते हैं कि बेंजीन रिंग का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम ऐसे दिखाते हैं। तो इसलिए क्या शो करता है, ये कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो करता है। अब देखिए इसी पर एक बहुत बेहतरीन बात भी कर लेते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखिए यहां पर एक बहुत बेहतरीन बात कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, इन बेंजीन, अगर मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करूं बेंजीन में, तो हमें पता है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात की जाए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो क्या होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, मैंने जो स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर्स बताए हैं, मीथेन का बताया है, इथेन का बताया है ना, उसमें मैंने बताया है। तो जनरली कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ये होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम और ये होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब यहां पर बेटा जब हम देखते हैं कि इसके अंदर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या है, तो जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें मिलती है। बॉन्ड लेंथ चाहे आप एनएमआर से निकाले, पीएनआर से निकाले या पीएमआर से निकाले या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाले, किसी भी टेक्निक से उसका अगर बॉन्ड लेंथ निकाला जाता है बेंजीन का, तो क्या आता है 1.38 एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं लिखा रहता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो ये देखिए ना तो इस सिंगल बॉन्ड के बराबर है और ना ये डबल बॉन्ड के बराबर है। इसमें सिंगल बॉन्ड और इसमें डबल बॉन्ड दोनों है, लेकिन बॉन्ड लेंथ किसके बराबर आती है, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है, ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर सेम, मतलब सभी बॉन्ड लेंथ सेम आती है। और बॉन्ड लेंथ कितनी आती है 1.38। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ना तो ये पूरी तरह सिंगल बॉन्ड है ना पूरी तरह डबल बॉन्ड है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ये हुआ। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है,
तो सारे बॉन्ड जो है वो एक जैसे हैं। बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। तो ये हमें बेंजीन से पता चला। अब दूसरी बात, यहीं पर मैं एक बात और शुरू कर देता हूं जिसमें आपको काफी कुछ फायदा मिलने वाला है। तो देखिए, इसको मैं हटा रहा हूं। हमें क्या क्या मिला इस स्ट्रक्चर में? क्या इंफॉर्मेशन आई? पहली इंफॉर्मेशन प्लेनर, ये स्ट्रक्चर कैसा है? प्लेनर। और दूसरी इंफॉर्मेशन साइक्लिक विथ कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। साइक्लिक भी स्ट्रक्चर है और कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसमें, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, साइक्लिक स्ट्रक्चर, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और देखिए, और मैंने क्या बताया? मैंने बताया इसमें पाई ऑर्बिटल कितने हैं? 6। पाई ऑर्बिटल 6 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन भी 6 है, ठीक है? तीसरी इंफॉर्मेशन, तो पहले मैं बता रहा हूं साइक्लिक विद कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया, लेकिन फिर से मैं बताता हूं। देखिए, ये कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये सब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये पीछे वाले हैं, ये दिख रहा है बेटा? ये पीछे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये आगे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये ऊपर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखिए, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये सब जितना आसानी से तैयार होगा उतनी आसानी से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार होती जाएगी। आप जान नहीं पाओगे कब तैयार होगी। पढ़ना इसी तरीके से चाहिए। ये कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें दिखाई देने लगा ऊपर और नीचे, यानी सारे एटम्स के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यानी मैंने ये आपको बताने की कोशिश की यहां पर। देखिए, साइक्लिक विद कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज बेंजीन। अब देखिए, बहुत बढ़िया है। इसमें मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब डिलीवर करने जा रहा हूं मैं आपको। यहां पर देखिए, ये जो है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 6। अब ये 3 कंडीशंस हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। द सेट ऑफ दीज 3 कंडीशंस, अगर कोई स्ट्रक्चर, अगर मेरा बेटा कोई स्ट्रक्चर इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो वो कैसा कंपाउंड कहलाएगा? एरोमेटिक। वो कैसा कंपाउंड कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा। तो अब मैंने क्या बताया? दिस इज द कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। ये 3 कंडीशन होती है एरोमेटिसिटी की। तो अब देखिए, इसको क्या कहते हैं? ये जो थर्ड कंडीशन है इसको कहते हैं हम हकल रूल।
हकल रूल। तो अगर कोई कंपाउंड प्लेनर है, अगर उसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और तीसरी कंडीशन वो हकल रूल को फॉलो करता है, तो वो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। वो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए कुछ और बातें कि हकल रूल क्या होता है। ये मैं हटा रहा हूं और आपको समझा रहा हूं हकल रूल क्या होता है। हकल रूल में बेटा सीधी सी बात है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4n+2। ठीक है, n क्या है? n हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ, हकल रूल कहता है, हकल रूल के हिसाब से वो स्ट्रक्चर जो प्लेनर हैं, हकल रूल के हिसाब से वो स्ट्रक्चर जो प्लेनर हैं जिनमें कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कितने? 0 रख दें यहां पर, 2, 1 रख दें यहां पर, 6, 2 रख दें यहां पर, 3 रख दें यहां पर, 4 रख दें। यानी इनमें से अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स, इन नंबर्स में से पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्लेनर है स्ट्रक्चर, साइक्लिक विद कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो कंपाउंड कैसा होगा? वो एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होगा। तो धीरे धीरे मैंने आपको इसमें कंसेप्ट दिया कि एरोमेटिक कंपाउंड तक हम कैसे पहुंचते हैं। यहां पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड कब आएगा? जब पाई ऑर्बिटल्स में कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन का मतलब कि गैप ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इसको कहते हैं गैप ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड इन बिटवीन पाई ऑर्बिटल्स। मेरी बात समझ आई? तो यहां पर मैं लिखता हूं सेकंड पॉइंट के लिए, यह हमें कब मिलेगा कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके बारे में समझ लीजिए। सेकंड पॉइंट के बारे में समझ लीजिए कब मिलेगा। ये मैं हटाता हूं अंकल रूल, बिल्कुल दिमाग में रखिए। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात। थर्ड पॉइंट मैंने बताया हकल रूल में कौन कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है? सेकंड पॉइंट के लिए यानी कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड कब मिलेगा? जब कॉन्जुगेशन इन बिटवीन पाई ऑर्बिटल होगा। खूब रिवाइज करके रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एरोमेटिसिटी ही बताऊंगा। मैं तमाम सारे मॉलिक्यूल कराऊंगा और उसमें मैं आपको ये पिक कराऊंगा कि कौन एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं। तो पाई ऑर्बिटल्स, अब यहां पे इसको बताता हूं मैं आपको। जैसे आपने ये कहा, ये हुआ, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब देखो यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल। इसका मतलब यहां पर गैप ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड का गैप आ रहा है, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है? ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड,
सिग्मा बॉन्ड करता क्या है, आप ये नहीं समझ सकते इसमें कि पाई बॉन्ड कहां लगाएं, कहां पे थे पाई बॉन्ड, पता ही नहीं चल रहा है कहां पे थे। कहीं पाई बॉन्ड लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां, तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन फ्लो। यानी इसका मतलब अगर पाई ऑर्बिटल्स में कॉन्जुगेशन है या पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है तो कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ही। अब बात आती है प्लेनर की। प्लेनर कब होगा, ये देखिए, प्लेनैरिटी। प्लेनैरिटी के लिए क्या है समझ लीजिए, सारे कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, रिंग में सारे कार्बन ये सब है sp2, तो अगर sp2 है तो ये प्लेनर होगा, लेकिन ये भी प्लेनर है, sp2 और sp3। अगर दो sp2 के बीच में, दो sp2 कार्बन के बीच में एक sp3 फंसा हुआ है तो वो प्लेनर हो जाएगा। कैसे, देखिए स्ट्रक्चर को देखिए, अब देखो मैंने ये यहां पर sp2 बनाया है, अब sp3, ये टेट्राहेड्रल हो गया। अब क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पर बेटा ये सिग्मा स्टेट होता है हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग, तो सिग्मा स्टेट होता है हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो ये कैसे हो जाएंगे, एक ही प्लेन में हो जाएंगे, ये परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा। तो मैं इसको और बना के अच्छा सा दिखाता हूं आपको, देखिए देखिए ये sp2, ये भी sp2, तो ये देखो प्लेनर हो गया। अब ये sp3 परपेंडिकुलर, ये sp2, ये sp2। अब देखो ये प्लेनर है, जबकि यहां पर कैसा है, ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2, ये आपका परपेंडिकुलर, तो ये प्लेनर हुआ। तो अगर सारे कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तब तो प्लेनर होगा ही। अगर दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड के बीच में एक sp3 आ गया तो भी प्लेनर होगा। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट बात, देख लीजिए ध्यान से, ये तो प्लेनर होगा ही, sp2 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 sp2, ठीक है। तो अब ये व्याख्या क्लियर हो रहा होगा, कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करके रखिएगा और वहीं से मैं शुरू करूंगा अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आपको क्या क्या चेक करना है उसमें, ये देखिए, ये मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा, पांचवा,
1 2 3 4 5 6 और 7, सिर्फ 7 स्ट्रक्चर मैंने दिए, 7 स्ट्रक्चर। क्या क्या चेक करना है? पहले आपको चेक करना है प्लेनरिटी, स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नहीं। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और तीसरा हकल रूल। ये 3 कंडीशन कौन कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, यानी कौन प्लेनरिटी को फॉलो कर रहा है, कौन कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फॉलो कर रहा है, और कौन हकल रूल को फॉलो कर रहा है। अब आप सोचिए इस बात, अगर तीनों स्ट्रक्चर कोई फॉलो कर रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। तो आपको क्या पता लगाना है इसमें कि इन स्ट्रक्चर में कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उस पर हम बात करेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और ये भी कह सकते हैं कि बेंजोनोइड कंपाउंड कौन कौन से। ठीक है, तो उसको रिवाइज करिए, अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिए, प्रैक्टिस करिए। पेन कॉपी पर लिख के बोल बोल के तभी आएगा।